सिंप्लेक्स मेथड में जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से करते हैं। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड में हम उसे उन वेक्टर्स को लेकर के सॉल्यूशन शुरू करते हैं जिनके कोफिशिएंट से बेसिस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो जो आइडेंटिटी वाले जो वेक्टर्स हैं वो जिनके कोफिशिएंट हैं उन वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल लेते हैं। लेकिन उसमें कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, ऐसी एलपीपी होती हैं कि हमें आइडेंटिटी नहीं मिलती है। आइडेंटिटी ना मिलने की वजह से हम डायरेक्ट उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं लिख पाते हैं। तो इस कमी को दूर किया गया और सिंप्लेक्स मेथड को मॉडिफाई किया बिग एम मेथड की फॉर्म में। तो बिग एम मेथड में जिसे हम कार्नर मेथड भी कहते हैं, जो कि मैथमेटिशियन ए कार्नर के नाम से है, कार्नर मेथड, इसमें हम इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमें आइडेंटिटी नहीं मिलती है। जनरली ये उन केसेस में होता है जहां पर इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होती हैं या इक्वल टू दिया गया होता है। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मिनिमम जेड के लिए और हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए जो जेड है उसे हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो जेड है जब हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नया फंक्शन हमारे लिए अब जेड डैश आ गया है। और वो जो जेड डैश है जो माइनस जेड से मिला है वो माइनस 2x1 माइनस x2 होगा। और चूंकि हमें जेड के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम जेड है, तो ये जो जेड डैश होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहां पर तीनों में इक्वल टू बनाते हैं। इक्वल टू बनाने के लिए हमने इसमें वेरिएबल्स यूज किए। इसमें फर्स्ट कांस्टेंट में तो ऑलरेडी इक्वल टू का साइन है, 4x1 प्लस 3x2। इसमें हम एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसे नाम देंगे सरप्लस, और थर्ड में ऐड करेंगे जो होगा स्लैक। अब जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं x1, x2, x3, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारी कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की वो तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो पहला कॉलम 3 4 1 आता है, दूसरा कॉलम 1 3 2 आता है, और तीसरा कॉलम 0 -1 0 आता है, और लास्ट में 0 0 1 आता है जो x4 के कोएफिशिएंट से बना है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें हम 3/3 की आइडेंटिटी देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो हमें नहीं मिल रही है। लेकिन उस आइडेंटिटी का एक कॉलम हमें x4 के जो कोएफिशिएंट हैं उनसे मिल रहा है, और वो है 0 0 1। यानी अब हमें इसके दो कॉलम के बारे में सोचना है जिससे कि आइडेंटिटी बने, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इट मींस फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट में हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए अब एक्स्ट्रा
वेरिएबल लेने होंगे। जो वेरिएबल आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। इनको फिक्टिशियस वेरिएबल भी कहा जाता है। ये सिर्फ आभासी हैं, इनका हमारी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। ये केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हमें एक आइडेंटिटी मिल रही हो। तो हम आइडेंटिटी बनाने के लिए एलपीपी में इन वेरिएबल्स को यूज करेंगे जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेकर के इसको लिखते हैं मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू -2x1 -x2 और जो वेरिएबल ये दो आए हैं स्लैक और सरप्लस, इनकी कॉस्ट हम यहां पर 0 लेते हैं, स्लैक और सरप्लस दोनों की। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x1 प्लस x2 और अब हम यहां पर एक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, उसे हमने नाम दिया है xa1। xa1 इसलिए x ये वेरिएबल है, a ये आर्टिफिशियल है, 1 ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल है। 4x1 3x2 -x3 प्लस xa2 ये सेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल है। x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 4 और इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास आइडेंटिटी इन वेरिएबल से बन जाएगी और अब ये हो जाता है x1 x2 x3 x4 xa1 xa2 these are all greater than equal to 0। तो इसमें इसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक कहते हैं। यहां पर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे थे। तो केवल आइडेंटिटी बनाने के लिए जो हमने यूज किए हैं फिक्टिशियस वेरिएबल हैं जिन्हें कहा गया है आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब ये आता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले रहे हैं इसमें इनकी कॉस्ट क्या लेंगे। तो यहां पर इनकी कॉस्ट -m ली जाती है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट -m ली जाती है और इस m के लिए ही इसका नाम है मेथड का बिग M मेथड। यानी m जो यहां पर हम ले रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, ये एक लार्ज क्वांटिटी है, एक लार्ज नंबर है। इसको अगर हम किसी भी दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे m ही ग्रेटर है। तो इसलिए इसका नाम हम देते हैं यहां पर बिग M मेथड। अब यहां पर यह बात आती है कि हम कैसे इस m को कहें कि ये लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर ही क्यों लिया जाता है। तो हम सिंप्लेक्स मेथड में इससे पहले जो कर चुके हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट हैं वही डेल्टा जे में लिखे जाते हैं और जो मैक्सिमम डेल्टा पॉजिटिव है वही इनकमिंग वेक्टर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। तो जो हमें आंसर चाहिए वो हमें x1 और x2 वेरिएबल के लिए चाहिए। इसका मतलब हम इनको इनकमिंग देखना चाहते हैं, बेसिस में ये वेरिएबल आने चाहिए। और ये जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं ये नहीं चाहिए, ये केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए लिए गए हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सबसे पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव हो जाएं और उनकी जगह पर वो वेरिएबल आ जाएं जिनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये तब हो पाएगा कि जो यहाँ पर वेरिएबल दिए गए हैं उनकी कॉस्ट इन आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट दी गई है उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। तो हमने जो m को कहा लार्ज नंबर
और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो इट मीन्स ये बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो जो माइनस एम है वो बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं उनके कंपेरिजन में सबसे छोटा हो गया। और जैसे ही माइनस एम सबसे छोटी कॉस्ट हो गई तो जो इनकमिंग वेक्टर होगा फिर x1 x2 इनमें से कोई आएगा। तो इसलिए यहां पर हम m को कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि ऐसा लेने से आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस से रिमूव होता है और उसकी जगह पर दूसरे वेरिएबल आते हैं। बाकी जो प्रोसीजर इसमें है, अब हम उसे मैट्रिक्स बना करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर देखें कि ये जो कंप्लीट आगे का सॉल्यूशन होगा वो वही सेम सॉल्यूशन है जो इससे पहले हम टेबल में कर चुके हैं, सिंप्लेक्स टेबल बना करके। तो जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बना रहे हैं मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू -2 -1 0 0 -m और x1 x2 x3 x4 xa1 xa2, ये x हो गया। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, पहला कॉलम 3 4 1, x2 के कोफिशिएंट 1 3 2, नेक्स्ट x3 के कोफिशिएंट 0 -1 0, x4 के कोफिशिएंट 0 0 1। आप चाहें तो अगर ऑर्डर में चाहते हैं जो आइडेंटिटी है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए 1 0 0, तो y4 को बाद में भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर भी लिख सकते हैं y4 के कोफिशिएंट को, इससे कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आ गए 0 0 1, xa1 के कोफिशिएंट 1 0 0 और xa2 से 0 1 0, x1 x2 x3 x4 xa1 xa2 और इक्वल टू में 3 6 4। अब जो हम यहां पर bxb बनाते हैं तो bxb यानी बेसिस में आइडेंटिटी वाले जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनेंगे और वेरिएबल होंगे 4 a1 xa1 xa2। यहां पर इसको हम सिंप्लेक्स टेबल में जैसे इससे पहले बनाते हैं सेम वही कैलकुलेशन यहां पर रहेगी। तो फर्स्ट कॉलम 3 4 1, सेकंड 1 3 2, इसी तरह से हमने कॉलम वाइज इन सबको लिखा है और उसी तरह से हम डेल्टा जे पता करते हैं। जो मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे है वो इनकमिंग होगा। तो यहीं से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि m को लार्ज नंबर क्यों लिया गया है, क्योंकि जितना बड़ा हम m लेंगे उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले यही वाले वेरिएबल इनकमिंग हो जाएंगे और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं वो आउटगोइंग वेक्टर बन जाएंगे। बाकी इसमें आगे जो कैलकुलेशन है वो वही आइटरेशन प्रोसेस है। हर टेबल में एक इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर पता करना है और तब तक करना है जब तक कि सभी डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए, और जब वो लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ये सेम वही बाकी रिपीटेशन प्रोसेस है, इसमें केवल इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है जेड डैश, ये मैक्सिमम जो वैल्यू हम बनाएंगे यहां पर जो जेड डैश की वैल्यू आती है वो माइनस जेड के इक्वल है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया था। तो यहां पर अगर हम जेड की वैल्यू लेंगे तो जेड इक्वल टू आ जाएगा मिनिमम जेड इक्वल टू 12/5 और मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू हो जाएगा -12/5।
5 इस तरह से। तो बिग एम मेथड, बाकी जो आगे प्रोसीजर है सेम सिंप्लेक्स मेथड है।